नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। वर्तमान महामारी के इस दौर में भी हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। इसीलिए अपने किसान भाई बहनों को समर्पित अपने इस कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे किसानों के आर्थिक विकास को बल मिल सके। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले जानकारी देंगे संरक्षित खेती की संरचनाओं के बारे में, उसके बाद आपको बताएंगे जैविक खेती के बारे में, साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान नरेंद्र सिंह से और अंत में जानकारी देंगे कृषि अवसंरचना कोष की। तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान से, उसके बाद नजर कृषि स्टार्टअप पर और अंत में फार्मिंग इंडिया। कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान के साथ। खेती पर मौसम का बहुत असर पड़ता है। खास तौर पर अगर सब्जी फसलों की बात करें तो विपरीत मौसम का इस फसल पर बहुत हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भी हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ जाता है। ऐसे में एक अच्छा विकल्प है संरक्षित खेती। तो कौन कौन सी संरचनाएं हैं संरक्षित खेती की जिसे हमारे किसान अपना सकते हैं और मौसम की मार से बच सकते हैं और अधिक लाभ भी कमा सकते हैं, आइए जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में। खेती सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी है। असम में बारिश, पाला, ओले, उतरता चढ़ता तापमान और लू ये ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। सब्जी के पौधे बहुत नाजुक होते हैं और इन पर मौसम की मार का असर कुछ ज्यादा ही होता है। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए संरक्षित खेती का तरीका इजाद किया गया है। संरक्षित खेती ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों की जरूरत के हिसाब से वातावरण नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा कीट पतंगों और जंगली जानवरों से भी फसलों की हिफाजत हो जाती है। संरक्षित खेती में उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ जाती हैं और फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर रहती है। संरक्षित खेती की संरचनाएं कई तरह की होती हैं। इनमें पॉली हाउस, प्राकृतिक वातायन पॉली हाउस, कीट अवरोधी नेट हाउस और छायादार नेट हाउस के अलावा प्लास्टिक टनल और प्लास्टिक मल्च शामिल हैं। पॉली हाउस घरनुमा संरचना है जो जीआई पाइपों और पॉलीथीन से बनी होती है। कीट अवरोधी नेट हाउस भी पॉली हाउस की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पॉली हाउस में प्लास्टिक की शीट होती है जबकि नेट हाउस कीट अवरोधी सफेद जाली से ढका रहता है। वहीं छायादार नेट हाउस गर्मी से फसल को बचाता है। इसमें हम पत्तेदार सब्जियों को गर्मी के मौसम में उगा सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक लो टनल को सब्जियों के ऊपर 1 से 3 माह के लिए बनाया जाता है। ये सुरंग जैसी आकृति है। कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए ये बहुत उपयोगी है। संरक्षित खेती का एक तरीका प्लास्टिक हाई टनल भी है। ये असल में लो टनल का बड़ा रूप है। इसके अंदर हम आसानी से आ जा सकते हैं, इसीलिए इसे वॉकिंग टनल भी कहते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह की सब्जी उगाई जा सकती है। सामान्य खेती के मुकाबले इसमें 2 से 3 गुना लाभ कमाया जा सकता है। प्लास्टिक मल्च में कोई संरचना नहीं होती। इसमें प्लास्टिक की चादर को लंबी लंबी ऊंची क्यारियों के ऊपर बिछाकर सब्जियों की रोपाई की जाती है। ये टमाटर वर्गीय, कद्दू वर्गीय और गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए उपयोगी है। इसमें 30 से 40% अधिक उपज हो जाती है। भारत सरकार और कृषि मंत्रालय की ओर से संरक्षित खेती के लिए छूट दी जा रही है। 50% का अनुदान हर राज्य को दिया जा रहा है। कुछ राज्यों में तो सब्सिडी 75 से 80% तक पहुंच जाती है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का खेती में इस्तेमाल एक बहुत बुरा प्रभाव छोड़ता है। इससे न सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और साथ ही पर्यावरण पर भी इसके बहुत बुरे असर देखने को मिलते हैं। ऐसे में आज के आधुनिक युग में जैविक खेती हमारे किसानों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। कैसे हमारे किसान जैविक खेती अपना सकते हैं और इसके कौन कौन से लाभ हैं, आइए जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में। जैविक खेती देसी खेती का आधुनिक तरीका है जहां प्रकृति एवं पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों के पोषक तत्व दिए जाते हैं।
साथ ही साथ फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों तथा बीमारियों से बचाया जाता है। जैविक उत्पाद हमारी सेहत के लिए सबसे कारगर हैं। जैविक उत्पाद खाने से तमाम बीमारियां दूर रहती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। खेती की लागत कम आती है और उत्पादन भरपूर मिलता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बच रही है, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बेहतर काम हो रहा है। लोगों के मन में जैविक उत्पाद के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। इस वजह से भी किसानों को जैविक उपज का भरपूर मूल्य मिल रहा है। सरकार की ओर से भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जैविक खेती प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों को प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रबंधन में स्थानीय स्रोतों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैविक खेती करते समय कुछ विशेष बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे मृदा प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन और फसल विविधता इत्यादि। जैविक खेती में खरपतवारों का नियंत्रण निराई गुड़ाई द्वारा ही करना चाहिए। जैविक खेती के अंतर्गत कीट व रोगों का नियंत्रण भी जैविक साधनों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं। दाम अधिक होने के बावजूद भी जैविक उत्पादों की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। तो अभी आपने देखी है हमारी विशेष रिपोर्ट जैविक खेती पर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर की, जिसमें आज हम विशेष तौर से बताएंगे आपको कि इस मौसम में ली गई सब्जियों की फसल में कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है ताकि हमारे किसानों को अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गाजर की बुआई इस माह में की जा सकती है। बुआई मेड़ों पर करना अच्छा रहता है। गाजर की उन्नत किस्में हैं पूसा रुधिरा और पूसा केसर। सब्जियों की रोपाई से पहले खेत में गोबर की सड़ी खाद का उपयोग करें, क्योंकि ये मृदा के भौतिक तथा जैविक गुणों को सुधारती है तथा मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाती है। लहसुन की बुआई का कार्य संपन्न करें। उन्नत किस्में हैं G1, G41, G50 और G282 आदि। फूल गोभी एवं बंद गोभी की तैयार फसल की कटाई करके बाजार में बिक्री हेतु भेजें। मेथी और पालक की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। तो अभी आपने देखा इस माह का कृषि कैलेंडर, जिसमें हमने विशेष तौर पर बात की सब्जी फसलों की। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को
सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि परंपरागत खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। कई ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अपने जीवन का बड़ा हिस्सा गुजार दिया। ऐसे एक किसान हैं नरेंद्र सिंह, जिन्होंने कई वर्ष निस्वार्थ पशुओं की सेवा की। उनके इस योगदान के लिए साल 2019 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। तो आइए देखते हैं नरेंद्र सिंह की कामयाबी की कहानी। पानीपत जिले के गांव डिडवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा मुर्रा व साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने पर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नरेंद्र सिंह को बचपन से पशुओं की देखभाल व लगाव का शौक था। शुरुआत से ही उनका ज्यादातर समय पशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल करने में बीतता था। चूंकि वो किसान के साथ पंचायत विभाग में ग्राम सचिव भी हैं, ड्यूटी के बाद पशुओं की देखभाल के समय यही प्रयास रहता था कि कुछ पशुओं के हित में भी किया जाना चाहिए। करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने 10 पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट पर डेयरी की शुरुआत की थी। अब भैंस, झोटे व सांड समेत आज उनकी डेयरी फार्म पर करीब 150 पशु हैं। नरेंद्र सिंह को वर्ष 2013 व वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अवार्ड, 2017 में गोपाल रत्न अवार्ड व वर्ष 2018 में मुर्रा रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नरेंद्र सिंह के फार्म की खास बात यह है कि मुर्रा नस्ल की सुंदरता को देखने के लिए विदेशी भी यहाँ आते हैं। तभी तो कोलंबिया के राजकुमार समेत इनकी डेयरी का कई देशों के प्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। इनकी मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुकी है। वहीं छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा। इन्हें खरीदने विदेशों से भी लोग आ चुके हैं। हालांकि इन पशुओं का दाम बढ़ चढ़ कर लगाया जा रहा है, पर फिलहाल इन्होंने इन्हें बेचने से मना कर दिया है। मुर्रा नस्ल का झोटा घोलू, प्रिंस व शहंशाह समेत भैंसों की ख्याति देश भर के अलावा विदेशों में छाने के बाद करीब 5 वर्ष पहले उनकी डेयरी पर कोलंबिया के राजकुमार समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विजिट कर पशुपालन की तकनीक को नजदीक से जाना था। उनकी डेयरी के हरियाणा साहिवाल सांड, नंदी व मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में प्रथम रहकर चैंपियन बनी व छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा है। पशुपालन सदा से फायदे का सौदा रहा है।
अगर किसान नई तकनीकों और सूझबूझ से करें तो इस क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही अपनी आय भी दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकता है। पशुपालक नरेंद्र सिंह का मानना है कि पशुपालन व्यवसाय को अगर बदलते समय की तकनीक के साथ अपडेट कर दिया जाए तो पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता। तो अभी आपने देखी नरेंद्र सिंह की कामयाबी की कहानी, या फिर ये कहें कि निस्वार्थ सेवा की उनकी कहानी, किस तरीके से पशुओं के लिए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने पशुपालन के क्षेत्र को समर्पित कर दिया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार ऑयल पाम स्कीम थरान रोंदुआ नहीं लौने तुतेन कन हाक ले कन छत्तुई गई पो कन बेसे ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम बात करते हैं कृषि जगत की हलचलों की।
आइए बात करते हैं कृषि अवसंरचना कोष की। हमारी सरकार देश की तरक्की और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं की सौगात दे रही है। किस तरीके से कृषि अवसंरचना कोष से कृषि जगत को गति मिलेगी, आइए जानते हैं। कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारिक तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 तक यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र है। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। और आइए अब कार्यक्रम में बात करते हैं रबी की मुख्य फसल गेहूं की। गेहूं की कैसे बुआई करें और इसकी बुआई को लेकर कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, क्या है विशेषज्ञ की सलाह, आइए जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजवीर यादव से। जिन भाइयों ने अपने खेतों में धान लगाया और धान की पर्टिकुलरली बासमती किस्में लगाई हैं और वो जल्दी से मैच्योर हो गई हैं, तो आप उन किस्मों को सीधे काट के और गेहूं की सीधी बिजाई कर सकते हैं। और उसकी जनरली गेहूं के अंदर अगर आप अक्टूबर के एंड में सीधी बुझाई कर दें धान के खेतों में उचित वैरायटी के साथ और उसके अंदर जो आपका प्रबंधन प्रॉपर हो तो सबसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसके लिए आपको मुख्य बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं कि जो किस्में हर किस्म आपकी अक्टूबर सोइंग के लिए सूटेबल नहीं है तो आप उचित किस्मों का चुनाव करें और धान की कटाई के बाद उसमें बाहा जोत करे बगैर अब देखिए काफ़ी मशीनें खासकर कुछ कोरियन मशीनें आई हुई हैं जो धान की कटाई में करते हुए धान के रेजिड्यू को चॉप कर देती है और कुछ चॉपर भी अवेलेबल हैं जो अगर मान लो किसान भाई के पास कोई कंबाइनर नहीं है जिसको जनरली कस्टम हायरिंग मोड पे लोग बाग रन करते हैं, अगर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो चॉपर से भी आप उनके रेजिड्यू को
छोटे छोटे पीसीस में काट सकते हैं और उसके बाद उसमें गेहूं की सीधी बुआई कर सकते हैं। उसके लिए एक जो ध्यान देने योग्य बात है कि आप सीधी बुआई करने से पहले किसी भी हर्बिसाइड का जो नॉन सेलेक्टिव है, यानी ये नॉन सेलेक्टिव मीन्स भाई वो हर खरपतवार को या कोई भी पौधा है उसके ऊपर छिड़कने पर उसको मार देगा, जैसे कि आपका राउंड अप है और पैराकोट है। तो ऐसे हर्बिसाइड को आप खेत में छिड़क के उससे एक तो जो धान के रीजनरेशन का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा और जो कोई खरपतवार है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस भाग में हम बात करते हैं कृषि मोबाइल ऐप्स के बारे में। जी हाँ, आज इसी कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं ई-नैम के बारे में, कैसे हमारे किसान इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कौन कौन सी सुविधाएं इस ऐप के माध्यम से हमारे किसान ले सकते हैं। आइए जानते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नैम भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है। इतना ही नहीं, इस ऐप का काम व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना और किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसी के साथ साथ व्यापारियों के स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी पहुंचाना भी इस ऐप के कार्यों में शामिल है। ई-नाम मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ई-नैम पर व्यापार से संबंधित सूचना देने के लिए जारी किया गया है। ई-नाम ऐप के जरिए व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध हैं। व्यापारी व्यापार के लिए उपलब्ध स्लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली का मूल्य बदल सकते हैं। तो भी आपने जानकारी हासिल की ई-नैम ऐप के बारे में। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई सवाल हैं जो कि आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। अगर आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जाते जाते आपको जानकारी दे दें कि आप अब ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। DD किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं हमारे किसान उनका ज़रूर लाभ उठाएंगे। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। बदलते भारत की शान। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।